यही है कि भारत के संविधान में और भारत के आईन में जिस बात का जिक्र किया गया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि अगर तुम आज़ादी, लिबर्टी चाहते हो, तुम इंसाफ, जस्टिस चाहते हो, तुम फ्रेटर्निटी, भाईचारगी चाहते हो, तो फिर आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। उसी संविधान में उसकी दफा 14 यह कहती है कि भारत में सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे, हिस्सेदार बनाया जाएगा, जिसको हिंदी में सामंता कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले। जो कमजोर और मजलूम है उनको ताकतवर बनाया जाए, उनकी लीडरशिप बने, तभी जाकर वो अपने तमाम हुकूक को, अपने मुतालिबात को मनवा सकेंगे। और पिछले 60-65 साल से मजलिस इसी काम पर लगी हुई है। हमको कहीं पर कामयाबी मिली, कहीं पर हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अवाम से जो हमने वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कामयाबी नहीं मिली तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। यही पैगाम मैं आज इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम को देने आया हूं कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक वोट मजलिस के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। आज मसरूर आलम साहब हमारे दरमियान में नहीं है, मगर मजलिस को एक उम्मीदवार यहां से खड़ा करना है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब शान अली खान साहब रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप तमाम मिलकर उनके लिए मेहनत करें, दुआ करें और उनको कामयाब करें, ताकि शेरघाटी के इन गरीब और मजलूम अवाम की आवाज बिहार की विधानसभा में गूंजे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मजलिस ने एक ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया जिसने बहुत जुल्म को देखा। जाती तौर पर उनके घर में जुल्म हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज शान अली और उनका पूरा परिवार, खानदान बहादुरी के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआ और अपने वोटों से कामयाब और कामरान करें। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेरघाटी का एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले बार जब मैं आया था, शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो, हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है।
और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले फिर 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोलकर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया, उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा दिया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेर घाटी में सबसे बड़ा मसला है जिला यहां पर बनना चाहिए। 4 विधानसभा यहां पर है। राजद के आपके विधायक को आपने कामयाब किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, मगर शेरघाटी की जनता चाहती है कि यहां पर इसको जिला बनाया जाए, उसको नहीं बना सके। यहां के नौजवान के पास कोई नौकरी नहीं है। नीतीश कुमार ने, मोदी ने यहां के नौजवानों को, बल्कि बिहार के नौजवानों को इनकी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना दिया। आज आप देखते हैं कि पलायन होता है, हर नौजवान 17-18 साल का होता है तो उसको अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ता है ताकि गरीबी और मुफलिसी का इसका परिवार या वो खुद शिकार ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक ऐसे बादशाह की तरह है कि अगर कोई नौजवान पानी में डूब रहा है तो बजाय उसको पानी से निकाला जाए, ये दोनों उस पर पत्थर फेंक कर उसको जख्मी करते हैं, फिर उस पर बर्छे मारकर उसको जख्मी कर कर उसको तलवार उसके हाथ में देखकर उसको खींचते हैं। ये इनका तरीका है नौजवानों को बचाने का। यहाँ पर अस्पताल भी नहीं है, यहाँ पर एक अस्पताल भी नहीं है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप जनाब शान अली खां को यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे तो यकीनन किसानों से भी इंसाफ होगा, यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बनेगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कि मजलिस आपसे वादा कर रही है कि आप यहाँ से अपने विधायक को कामयाब करिए। शान अली खां को एक छतरा आवाज हॉस्टल बनाया जाएगा अक़लियती बच्चों के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूँ यहाँ पर माफिया भी है, और एक माफिया है लाल पानी का, शराब का एक माफिया है, बालू माफिया है, और एक सियासी माफिया है। ये सियासी माफिया सबसे ज्यादा मुज़ीर है। ये सियासी माफिया शेरघाटी के गयूर अवाम को और बिलखुसूस हमारे नौजवानों को समझता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत इतनी है कि इनसे वोट लो और इनको भूल जाओ। मैं उस सियासी माफिया से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार शेरघाटी का नौजवान, अब की बार शेरघाटी की हमारी माँ और बहनें, अब की बार हमारी शेरघाटी की बुजुर्ग तुम्हारी दुकान को बंद करके उसको ताला लगाकर उसको पानी में फेंक देंगे, नदी में, क्योंकि ये सियासी माफिया आपको हमेशा इस्तेमाल करता है और इलेक्शन के बाद आप तमाम को भूल कर चले जाते हैं। आज वक्त आया है कि हम विधानसभा के चुनाव में इस सियासी माफिया को पतन छाप के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बीजेपी को और नीतीश कुमार को रोकना है, हर तरीके से रोकना है, जमहूरी तरीके से। क्या आप इस बात को सच नहीं मानते कि आज रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है, भ्रष्टाचार इतना गर्म है कि शेरघाटी में जनता कहती है कि गवर्नमेंट का दफ्तर यानी रिश्वत का सेंटर बन चुका है। अगर कोई म्यूटेशन कराने जाता है तो उसको कम से कम 1600 रुपए से 3000 देना पड़ता है। रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसको 3000 रुपये लगते, वरना जांच हो जाती है।
आवास योजना चाहिए, रिश्वत दो, पेंशन चाहिए, रिश्वत दो। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो कुछ हो रहा है मेरे कान को नहीं सुनाई देता, मेरे आंख को दिखाई नहीं देता। ये रिश्वत का बाजार पूरा गर्म है बिहार में। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की कमजोर और बकवास सरकार 20 साल के बाद आज कह रही है कि हम 10,000 रुपये महिला के अकाउंट में डालेंगे। आपको मालूम शेर घाटी में ये जो करप्शन गवर्नमेंट के दफ्तर में होता है, कम से कम एक दिन का करप्शन 15 से 20 लाख रुपए का होता है। अब 5 साल में, एक साल में 365 दिन, हिसाब लगा लो आप, एक दिन 10 से 15 लाख की रिश्वत ली जाती है। और 5 साल के बाद, बल्कि 20 साल की सत्ता के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के कहते हैं कि भाइयों बहनों हमने 5 साल दबा के लूटा, अब आपको 10,000 रुपये देते हैं वापस। ये इनका मकसद है। और फिर आप जानते हैं कि शेर घाटी में क्या क्या नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक लिस्ट बनाकर लाया हूं मैं। यहां पर आप देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में एक 24 साला दीपक को गोली मारकर नया बाजार रजिस्ट्री ऑफिस में हत्या कर दी गई। सिर्फ 30 मीटर दूर पुलिस स्टेशन था और हजरत पुलिस आराम से सो रही थी। हजरत पुलिस आराम से सो रही थी और ये बेचारा 24 साला दीपक को गोली मारकर हत्या कर दी। और बाद में हत्या करने वाले उसी के रिश्तेदार ने हजरत पुलिस को जाकर कहा कि भैया हम आ गए, हमको गिरफ्तार कर दीजिए। फिर उसके बाद आइए आप, जुलाई 2025 में एक रिटायर्ड डॉक्टर तपेश्वर सिंह को स्कूटर मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोगों ने गोली मार दी। मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी का, जायदाद का झगड़ा था, नीतीश कुमार को खबर नहीं। फिर जनवरी 2025 में रमा कॉलोनी शेरघाटी में बम ब्लास्ट हुआ, बम बनाते हुए लोगों को, इसका किसी को हजरत पुलिस को पता नहीं। फिर एक 6 साल की बच्ची 2024 में उसको किडनैप किया गया, उससे बदसलूकी की गई उस बच्ची को, और मुरहार नदी में उचिरवन गांव में उसकी लाश मिली। बताइए क्या हो रहा है। फिर आप देखिए, बम बना रहे थे 2025 में काशनार गांव में, 60 बम बना रहे थे। ये क्या कर रही है यहाँ की सरकार। और फिर सैलाब आता है, जैसा कि 2025 के मानसून में गोपालपुर, पलहाट, कुबड़ी में पूरा गांव पानी में डूब चुका है, कलवट बह चुके हैं, यहां पर लोग जा नहीं सकते। ये हाल शेर घाटी का है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जीटी रोड और अंदर के गांव जो है शेरघाटी ब्लॉक में रोड ही नहीं है। फिर आप अस्पताल माशाल्लाह जितना बोले उसके बारे में कम है। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर दिया, और हर चीज में आप देखते हैं कि किसानों का, उनकी फसल का नुकसान हो रहा है, इसका कोई पैमाना नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपकी विधानसभा का है। अब आप अंदाजा लगाइए पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर हम नीतीश कुमार और बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार की जनता को होगा, सेकुलरिज्म को होगा, हमारे संविधान को होगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम रोशन राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज हैं। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं
ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है? और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नहीं की, हम मानते हो सही नहीं था, मगर दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? दिल्ली पुलिस 100 मोटर एक्शन ले सकती। और मैं आपको बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं, जब हमारी संसद पार्लियामेंट में 2 नौजवान कूद गए संसद में, याद है? कूदे थे। कूदने के बाद एक धुआं उन्होंने छोड़ा, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते। यूएपीए लगाते, पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते पुलिस? बीजेपी वाले उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन मां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई, आईसिस, क्या क्या खोलते थे। और ये शख्स कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, फर्क उसमें और दूसरों में यह है कि जिस जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, कोर्ट का फैसला आया कि किसी ने नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया। हालिया यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया वक्फ कानून के ऊपर, जिससे हमको नुकसान होगा, मस्जिदों को नुकसान होगा। मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानकर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? बताओ ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्शी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं, आज भी राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उठाकर फेंका। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे, लेकर जाते हो उसको। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और पुलिस की गाड़ी से उतारकर उनको बोलते हैं कि कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो? तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती हैं,
हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। भारत की तारीख का दूसरा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वालिद जो थे, उनके वालिद जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर नागपुर में बौद्ध मजहब को इख्तियार किया तो इनके वालिद साथ थे बाबा साहेब अम्बेडकर के। मेरे भाई, ये हालात है वतन अजीज के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। राजद की जो आज की लीडरशिप है,